सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हमारा इंग्लिश का टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को सिखाया था। वहाँ पर कुछ मेरे जो साथी थे वो क्या सोच रहे थे कि सर विल और शैल दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं फ्यूचर की। विल और शैल फ्यूचर की दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं जिसमें शैल का प्रयोग आई और वी के साथ करते हैं। तो मैंने भी आपको शुरुआत में यही बताया था उस वीडियो में कि विल और शैल दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, नहीं होती थी, यानी कि बीते हुए समय में दो हेल्पिंग वर्ब होती थी। लेकिन आजकल जो मेरी इंग्लिश है उसमें शैल का प्रयोग होना बंद हो गया है। अब सबके साथ यानी सब्जेक्ट चाहे जो हो सबके साथ हम लोग विल का ही प्रयोग करते हैं। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो आप गूगल पर या यूट्यूब पर एक स्पोकन इंग्लिश करके चैनल है, एक स्पोकन इंग्लिश करके चैनल है जिसके 4.5 मिलियन समथिंग में 5 मिलियन सब्सक्राइबर है। इंडिया का सबसे बड़ा इंग्लिश का चैनल वही है। आप लोगों को अगर नहीं बिलीव हो रहा है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि वो विल भी लगाते हैं या शैल भी लगाते हैं। ठीक है ना? अगर इतना समझ में आया तो चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास जो कि है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, देखिए मैं जो चीज़ करेक्ट होता है भैया वही आपको बताता हूँ, वैसे कभी आपको गलत नहीं बताया। हाँ, हो जाता है कभी कभी लिखने में मिस्टेक हो जाता है, लेकिन मैंने कभी आपको कुछ गलत नहीं बताया है। ठीक है ना? देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर इसका मतलब क्या होता है? फ्यूचर का मतलब कल मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है भविष्य। और परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि वह काम पूरा हो गया है, पूरा हो गया। और कैसा काम? पक्का काम। यानी कि तो इस टेंस तो ये तुम्हारा टेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इस टेंस के वाक्य भविष्य में कोई काम पूरा हो गया है उसकी बातों को बतलाएंगे। जैसे मैं कहूँ तुम पढ़ चुके होगे, तुम खा चुके होगे, तुम सो चुके होगे, ये सब जिस प्रकार के वाक्य होते हैं वो सब हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस होते हैं। समझने वाली बात ये होती है कि इस टेंस में जो भी वाक्य होगा वो कोई काम भविष्य में हो चुका होगा यही बताता है। बस ये होगी समझने वाली बात। अगर रटने वाली बात आपको याद रखना तो आप रट सकते हो, वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी आदि शब्द आते हैं। क्लियर हो गई ना? अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती? कुछ नहीं होती, केवल इसमें विल हैव लगा दो बस। हेल्पिंग वर्ब तुम्हारी फ्यूचर की विल होती है, उसके साथ हमको हैव जोड़ देना है, विल मेरी विल हैव हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल हैव। चीज़ें क्लियर है? अब देखो अफर्मेटिव से हम लोग बनाएंगे अपना, अफर्मेटिव से बनाएंगे। अफर्मेटिव का मेरा रूल क्या होता है? तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं लगभग मैंने सभी वीडियो लेक्चर में आपको बताया है कि अफर्मेटिव सेंटेंस मेरे वे सेंटेंस होते हैं जिन सेंटेंसों में नहीं का प्रयोग नहीं होता है। कहने का मतलब वहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इसमें पॉजिटिव थिंग बताया जाता है। अगर सेंटेंस वाला वीडियो आपको क्लियर नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप सेंटेंसों का टॉपिक क्लियर कर लीजिए। ठीक है ना? अब देखो सब्जेक्ट सबसे पहले अफर्मेटिव में क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट के जस्ट बाद तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब आती है, यानी कि क्या आएगी? विल हैव। हेल्पिंग वर्ब आती है ना, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। और उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? तो ये मैंने प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी आपसे बताया है कि जो तुम्हारा फ्यूचर टेंस होगा, सॉरी जो तुम्हारा परफेक्ट टेंस होगा, परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगती है। मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगी और लास्ट में आ जाएगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट। लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। आपका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का बनके रेडी हो गया है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब देखो जैसे मैं कहूँ, एक एग्जांपल यहाँ पर लिखूँ, जैसे मैंने कह दिया राम जा चुका होगा, राम जा चुका होगा। एक ये मैंने एग्जांपल लिख दिया और दूसरा एग्जांपल मैंने लिख दिया वह सो चुकी होगी, वह सो चुकी
होगी। अब इन दोनों को हमको बनाना है, इन दोनों को बनाना है। अब आप बनाना सीख गए हो ना, बनाना सीख भी गए हो। अब आपको कुछ नहीं करना है, फार्मूले के हिसाब से अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब रख देना, आंसर आ जाएगा। यानी कि हमको हमारा इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा। देखो कैसे भाई, सबसे पहले राम मेरा सब्जेक्ट है तो मैं राम तो राम लिख लूँगा, क्योंकि कह रहा सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, राम हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब का सब झंझट खत्म, सब के साथ विल हैव लगा देंगे। तो सब के साथ मैंने यहाँ पर विल हैव लगा दिया, राम विल हैव। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कार्य कौन सा हो रहा, जाने का हो रहा, और जाने की क्या होती है, गो फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म तुम्हारी वेंट होती है, एंड थर्ड फॉर्म तुम्हारी गॉन होती है। देखिए मेन वर्ब की 3 फॉर्म होती है, मैंने आपको बताया था, और आईएनजी फॉर्म को मिलाकर 4 फॉर्म हो जाती हैं। चारों फॉर्म मैंने बताया था कि आपको मैं जो इम्पोर्टेंट है वो भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ से लोड कर लेना, ठीक है ना। तो जब आप आज मेरे टेंस खत्म हो जाएंगे तो अब मैं इसके जो स्ट्रक्चर है, यानी कि इसके जो रूल हैं, प्रत्येक टेंस के रूल और संबंधित हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो लगभग रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल होती हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। आप लोग वहाँ से नोट करके अच्छे से नोट्स बना लेना। क्या हो गया, राम विल हैव, और जाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। राम विल हैव गॉन बन गया। राम जा चुका होगा। अब इसको बनाएंगे, नीचे वाला लिखा वह सो चुकी होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है मेरा, तो सब्जेक्ट हुआ है, लेकिन हुआ के लिए क्या ही लगाएंगे, क्या ही लगाएंगे, अरे बोलो क्या ही लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सी। क्यों लगाया, क्योंकि ये हमारा फीमेल जेंडर है, ये मेरा फीमेल जेंडर, मैंने इसलिए यहाँ पर सी लगाया, तो क्या बन गया, सी। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव, तो मैं लगा दूंगा विल हैव, सी विल हैव। उसके बाद मेन वर्ब आएगा ना थर्ड फॉर्म, सोने की होती स्लीप, इसकी थर्ड फॉर्म होती स्लेप्ट, इसकी थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट, लो बन गया, शी विल हैव स्लेप्ट, वो सो चुकी होगी। अफर्मेटिव क्लियर है ना। आप लोगों को ये याद रखना भैया, बस मैंने हर वीडियो लेक्चर में आपको बताया, आप एग्जाम्पल ना समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल तो केवल आपको हिंट देने के लिए है कि सब्जेक्ट कैसे लाएंगे, ऑब्जेक्ट कैसे लाएंगे, ये कैसे लाएंगे। मेन अगर आपको याद करना है तो आपको स्ट्रक्चर ही याद करना है, आपको स्ट्रक्चर ही याद करना, बाकी काम आप खुद कर लोगे। समझ में आ गया ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में नोट्स बना लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में नोट बना लेना, समझ गए ना। चलिए मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, चलिए ठीक है। उसके बाद मैं निगेटिव सेंटेंस आपको बताऊँगा। अब चलिए निगेटिव सेंटेंस देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। चलिए अब निगेटिव सेंटेंस लिखा है हमारे सामने, इसका रूल लिखा है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमारी 2 हैं, विल और हैव है। तो जिस प्रकार हैज़ बीन और हैव बीन या इससे पहले वाले सेंटेंसों में विल बी में हम लोग क्या करते थे, बीच में नॉट को एडजस्ट कर देते थे, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर विल और हैव के बीच में नॉट लगा देंगे, बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगा। विल नॉट हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक, स्ट्रक्चर आप लोग नोट कर सकते हैं। पहला एग्जांपल लिखा है तुम नहीं पढ़ चुके होगे, दूसरा लिखा है हम क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। यहाँ पर है लिखा है, यहाँ पर होंगे होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा होंगे। हम क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। अब इसको बनाएंगे, वेरी सिंपल है, कुछ नहीं है, आप 2 सेकंड में बना सकते हो। देखो कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप ऑलरेडी पीछे कई क्लासें अटेंड कर चुके हो। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर किसी भी साथी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो बता देगा, इसके ऊपर छोटी सी स्प्लिट वीडियो बना दी जाएगी, जिसमें आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो अब सबसे पहले सब्जेक्ट तुम है, तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, तो मैंने यू लिख दिया। अब क्या आएगा, नहीं है, तो सबसे पहले उसके पहले तो हेल्पिंग आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है मेरी, विल है, तो मैं विल लगा दिया। लेकिन अब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब के बीच में हमको नहीं लगा देना है, नॉट, और बाद में क्या आ जाएगा, हैव, यू विल नॉट हैव। उसके बाद क्या, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड होती है, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है। यू विल नॉट हैव रीड, तो पढ़ नहीं चुके होगे। अगला है हमारा हम क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। अब देखो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा, हम, और हम की इंग्लिश क्या होती है, वी के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल ही तो है, तो मैं लगा दूंगा विल,
वी विल। अब नहीं है, निषेधात्मक वाक्य है तो लगा देंगे नॉट, और इसके बाद आ जाएगा मेरा हैव ही तो आएगा भैया, बन गया वी विल नॉट हैव। अब आएगा आपका मेन वर्ब, क्या हो रहा है, खेलना, और खेलने की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, खेलने की थर्ड फॉर्म होती है तुम्हारी प्लेड, बन गया प्लेड। वी विल नॉट हैव प्लेड, लेकिन क्या ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो क्या बन जाएगा मेरा क्रिकेट। वी विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। समझ में आ गया ना। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ताकि आपका जो ये स्ट्रक्चर है ये आपकी समझ में आ जाए। प्रैक्टिस करिए, बस प्रयास करिए, आप सीख जाओगे, प्रयास करिए आप सीख जाओगे। इंग्लिश कोई ऐसी सब्जेक्ट नहीं है जो आप नहीं सीख सकते हो, आप सीख सकते हो, और अगर आप नहीं सीख सकते हो तब भी आपको सीखना ही पड़ेगा। कहीं भी जॉब करने जाओगे, किसी भी स्तर पर या किसी भी विभाग में आप जाओगे जॉब करने, अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है तो भाई वहाँ पर इंग्लिश में ही इंटरव्यू लिया जाता है। कहने को तो हमारी हिंदी मातृभाषा है, लेकिन हिंदी को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता है जितना इंग्लिश को दिया जाता है। तो अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको टेंस बोलना सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने टेंस पढ़ाने से पहले ही आपको बताया था कि जो 70% इंग्लिश होती है भैया, 70% इंग्लिश तुम्हारी टेंस पर ही निर्भर करती है। 70% इंग्लिश ही तुम्हारी टेंस पर निर्भर करती है, और आप नहीं पढ़ोगे तब आप भी गच्चा खा जाओगे। क्योंकि मैंने एक दिन आपको कहानी सुनाई थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जहाँ पर डिड का प्रयोग हुआ था ना, याद है, ट्विटर पर पोस्ट किया था, हाँ याद रखना। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम शुरुआत करते हैं अपने इंट्रागेटिव सेंटेंस की, जो कि ये मेरा फ्यूचर परफेक्ट का लास्ट सेंटेंस होगा। देखिए, अगर मैं अब इसी को अपने निगेटिव वाले को ही अगर इंट्रागेटिव बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा। देखो, हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए भैया, आपकी समझ में आना चाहिए बस, आपकी समझ में आना चाहिए बस। अगर आप नहीं समझ पाओगे तो बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, समझ लो ना, आपकी समझ में आना चाहिए बस। देखो, इंट्रागेटिव का क्या होते हैं मैंने कल की वीडियो में आपको बताया, और समथिंग में आपको जितने भी वीडियो लेक्चर आपने इंग्लिश के सीखे हैं सब में आपको बताया है कि मेरे इंट्रागेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, किस टाइप के होते हैं। तो इंट्रागेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें हम प्रश्न पूछते हैं। ये मेरे 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि प्रश्न हम 2 प्रकार से पूछते हैं। एक तो हम जब पूछेंगे तब आप उत्तर यस या नो में दोगे, और दूसरा जो मैं प्रश्न पूछूंगा वो उत्तर आप विस्तार से दोगे। जैसे मैंने कहा, क्या तुम खा चुके होगे, तो आप बताओगे यस या नो। लेकिन इसी को मैं ऐसे पूछूं, तुम क्या खा चुके होगे, तब आप बताओगे मैं ये खा चुका हूँगा। समझ गए ना। ये होते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस। और यस या नो टाइप के जो इंट्रागेटिव सेंटेंस होते हैं उसकी शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, बट जो मेरे विस्तार से जिसका आंसर देते हैं, जिसमें पूरी बात बताते हैं, या इंग्लिश में समझ लें जिसको हम डबल इंट्रागेटिव कहते हैं, उसमें हम WH फैमिली से वाक्य बनाते हैं। और WH फैमिली आपको मैंने बताया भी, और उसकी आपको PDF भी दिया है। ठीक, देखो, अब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पहले ले आएंगे। हेल्पिंग वर्ब के पहले स्ट्रक्चर में केवल आपको एक ही बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मेरा आएगा WH फैमिली। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है तो विल आएगा। अब देखो, निगेटिव में क्या था तुम्हारे कि विल और हैव को नॉट अलग कर रहा था, बट इंट्रागेटिव में क्या होगा, विल और हैव को सब्जेक्ट अलग करेगा। तो विल और हैव के बीच में तुम्हारा सब्जेक्ट आ जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद अगर वाक्य निषेधात्मक है यानी कि निगेटिव है तो तुम्हारा नॉट भी आ जाएगा। अगर नॉट है तब लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। नॉट के बाद आपका आ जाएगा हैव, और उसके बाद आपका आ जाएगा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म लगेगी। लास्ट में आ जाता है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, वो क्या है तुम्हारा साइन ऑफ इंट्रोगेशन, जिसको हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य भी बोलते हैं। समझ में आ गया। देखो, एक सेंटेंस एक टेंस के रूल याद करो। मैंने बार बार आपको बताया केवल आप एक टेंस के रूल याद करिए, बाकी चीज़ें तो आपको आसान ही लगने लगेंगी ना। अब चलिए एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिख दिया, क्या मोहन
क्या मोहन खा चुका होगा? क्या मोहन खा चुका होगा? अब ये एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा, क्या मोहन खा चुका होगा। तो आप इसको जब पढ़ोगे तो आपको ही प्रतीत होगा, आपको ही लग जाएगा कि ये मेरा यस या नो टाइप का है या मेरा विस्तार से है। तो आपने पढ़ा क्या मोहन खा चुका होगा, तो यस या फिर नो, तो ये मेरे यस या नो टाइप के है ना। और यस या नो टाइप की शुरुआत में हम लोग हेल्पिंग वर्ब नहीं, WH फैमिली नहीं लगाएंगे, बाकी सेम रूल मेरा यही ही रहेगा। WH फैमिली नहीं लगाएंगे, बाकी सेम रूल मेरा यही ही होने वाला है। समझ गए ना। अब इसको बनाएंगे। सबसे पहले मेरा विल है आएगा, तो विल हम रख देंगे यहाँ पर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है। तो ये मेरा बन गया विल। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट है क्या? मोहन है, तो हम लोग लिख देंगे सब्जेक्ट, विल मोहन। अब क्या नॉट आपको इसमें कहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा, तो उसका तो काम खत्म हो गया है, नॉट का काम खत्म। अब क्या आएगा? हैव आएगा, तो हैव लगा देंगे यहाँ पर, हैव। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या हो रहा? खाने का काम हो रहा, तो खाने की इंग्लिश होती है ईट, लेकिन थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा ईटन। और ये वाला चिन्ह दांतों से खींच लेंगे और यहाँ पर लाके चिपका देंगे, बन गया मेरा विल मोहन हैव ईटन। क्या मोहन खा चुका होगा? क्या मोहन खा चुका होगा? अभी इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिखता, मोहन क्या खा चुका होता। ये क्या मैं यहाँ पर ना लिखकर यहाँ पर लिख देता, मोहन के बाद लिख देता क्या, मोहन क्या खा चुका होता। छोटा सा, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, इसमें केवल शब्दों का क्रम चेंज किए हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में तो उसका पूरा अर्थ ही चेंज हो जाएगा। क्या के इंग्लिश पहले लगा देंगे, इसके पहले हम लोग लगा देंगे व्हाट, क्योंकि WH फैमिली वाला बन गया। और ये प्रश्न बन गया मोहन क्या खा चुका होगा, तब आप बताओगे मोहन दाल चावल को जो भी खा चुका होगा ना। तो ये होता है मेरा इंट्रागेटिव सेंटेंस। ये इंपॉर्टेंट है भाई, बस भाई मेरे ये इंपॉर्टेंट है, बस समझ रहे हो ना, ये इंपॉर्टेंट है बस। आज मेरी टेंस खत्म हो जाएंगे और कल से हम एक्टिव और पैसिव पढ़ने वाले हैं। कल से हम एक्टिव और पैसिव पढ़ेंगे, तो जो भी अभी टेंस कंप्लीट नहीं जिसका, तो वो टेंस की पूरी वीडियो देख लेगा, उसको टेंस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही एक्टिव पैसिव उसके समझ में आएंगे। इसके पहले एक्टिव पैसिव वो नहीं समझ सकता है। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग अपना नेक्स्ट टेंस देखते हैं, जो कि हो जाएगा मेरा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो कि मेरा लास्ट टेंस होगा। चलिए देखते हैं भैया मेरा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होगा। देखिए अब हम लोग बात करेंगे अपने लास्ट टेंस की, जो कि है मेरा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये मेरा टेंसों की लास्ट वीडियो है, इसके बाद मैं टेंस नहीं पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं एक्टिव पैसिव ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। देखिए कह रहा है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इस टेंस की पहचान क्या होगी, तो पहचान लिखी है, आप देख भी सकते हो कि वाक्य के अंत में या मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द आते हैं। तो आपके दिमाग में, अगर आपने टेंस अच्छे से पढ़ा तो आपके दिमाग में एक डाउट आता होगा कि सर ये पहचान तो अभी आपने कंटीन्यूअस वाले में बताई थी। हाँ तो भाई बिल्कुल बताई थी, लेकिन कंटीन्यूअस यही थी ना, तो कंटीन्यूअस का मतलब ही होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जो कंटीन्यूअस की पहचान है वही फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान होगी। इतना सा चेंज होता है क्या कि उसके साथ हमको क्या दिया रहता है, समय। इसके साथ हमको समय दिया होता है। देखिए अगर मैंने कहा कि वह सो रहा होगा, वह सो रहा होगा, तो क्या इसमें समय बताया गया कि वह कितनी देर से सो रहा, कब से सो रहा, कुछ नहीं बताया गया ना। लेकिन मैंने कह दिया वह 2 घंटे से सो रहा होगा, तो इसमें समय दे दिया गया ना। तो जिन सेंटेंसों में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ समय भी दिया होता है, वो मेरे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं। समझ में आ गया ना कि इसका कहने का मतलब होगा कि फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा, लेकिन कब, एक समय के साथ। फ्यूचर में कोई काम एक समय के साथ चल रहा होगा, निरंतर वो प्रगति पर होगा। चलिए फिर अब देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब जो परफेक्ट की थी, ये मैंने आपको बताया भी था कि किसी भी टेंस में जिस टेंस की हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट की जो होती है वही परफेक्ट कंटीन्यूअस की होती है, बस उसके साथ बीन बजने लगती है। बस कहने का मतलब उसके साथ हम लोग बीन ऐड कर देते हैं बस। तो मेरी परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, तो परफेक्ट की थी विल हैव,
लेकिन इसके साथ हम बीन ऐड कर देंगे तो बन जाएगा विल हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब यही होती है, समझ गए ना। अब फॉर एग्जाम्पल अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस से हम लोग शुरुआत करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस से शुरुआत करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं अभी आपने फिर से सीखा है। तो सब अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल हैव बीन, और इसके बाद क्या आएगा मेन वर्ब की मेन वर्ब आएगा। लेकिन रुको थोड़ा सा रुको वेट करो, क्यों? क्योंकि मेन वर्ब कौन सी आएगी फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी आएगी? तो आपने देखा कॉन्टिन्यूअस, और मैंने आपको बताया भी है कि कॉन्टिन्यूअस शब्द हो चाहे वो कॉन्टिन्यूअस हो चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ देना है बस। क्या बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी। कुछ और होता है इसमें? बिल्कुल होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है ऑब्जेक्ट। और इसके बाद क्या होता है इसके बाद जो तुम्हारा समय दिया गया होता है, समय के लिए हम लोग सेंस या फॉर लगाते हैं। चलिए मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, समय के लिए क्या लगाते हैं सेंस या फॉर। और ये मैंने आपको बताया भी है कि सेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं। सेंस का प्रयोग पक्की टाइमिंग के साथ करते हैं और फॉर का प्रयोग पक्की टाइमिंग के साथ नहीं करते हैं। जितने भी दिन जितने भी महीने आते हैं या कोई सन आता है उसके साथ हम लोग पक्की टाइमिंग का प्रयोग करते हैं। और जितने भी दिन में पहर होते हैं दोपहर शाम सुबह यानी कि गुड नाइट गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून इन सब के साथ हम लोग सेंस का प्रयोग भी करते हैं, समझ गए। और लास्ट में हमारा आ जाता है टाइम जो कि हमको दिया हुआ होता है। ये बन गया मेरा स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस आ जाएगा आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर आएगा सेंस या फॉर। सेंस का प्रयोग पक्की टाइमिंग के साथ और फॉर का प्रयोग नॉन पक्की टाइमिंग के साथ, और लास्ट में मेरा टाइम आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सीधा एग्जांपल सॉल्व करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग ताकि आपके नोट्स भी साथ में बनते रहें। चलिए ना अब हम लोग सॉल्व करेंगे अपना अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब मैं आपको इसके एग्जांपल सॉल्व करा दूँ एक तो, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, है ना, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। देखिए पहला एग्जांपल मैंने कह दिया राम 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। राम 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, एक मैंने ये बताया। और दूसरा मैंने आपसे बता दिया कि सीता 1980 से कानपुर में रह रही होगी। ये 2 एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, 2 एग्जाम्पल में ही आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को गर्दा उड़ा दोगे। देखो कैसे, सबसे पहले देखो इसमें रहा होगा रही होगी रहे होंगे, इससे श्योर हो गया मेरा कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन समय आ गया तो समय आ गया और रहा होगा रही होगी रहे होगे आगे, तो ये अब श्योर हुआ मेरा कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता, सबसे पहले सब्जेक्ट राम है तो मैं लिख दूंगा राम, और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, तो सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब जो कि होती है मेरी विल हैव बीन, तो हम लोग लगा देंगे विल हैव और क्या बन जाएगा बीन। राम विल हैव बीन। अब राम विल हैव बीन, अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कार्य कौन सा हो रहा, पढ़ने का, तो पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, लेकिन अब इसके साथ आईएनजी भी तो जोड़ेंगे क्योंकि कंटिन्यूअस है, तो मैंने जोड़ दिया आईएनजी तो बन गया रीडिंग। राम विल हैव बीन रीडिंग। अब आएगा सेंस या फॉर, लेकिन 2 घंटे क्या पक्की टाइमिंग है बताओ, अरे नहीं है पक्की टाइमिंग, क्योंकि ये नहीं बताएगा किस दिन के 2 महीने, तो 2 महीने आज के भी हो सकते हैं, 2 महीने कल के भी हो सकते हैं, 2 महीने मॉर्निंग के भी हो सकते हैं, 2 महीने दोपहर के भी हो सकते हैं 2 घंटे, और 2 घंटे हमारे शाम के भी हो सकते हैं। तो ये पक्की नहीं, इसलिए हम क्या लगाएंगे फॉर 2 hours। बन गया कि राम विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, राम 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। अब इसको बनाएंगे नीचे वालों को, अगर आपने ऊपर वाला समझ लिया तो नीचे वाला आप अपने आप बना सकते हो। सबसे पहले क्या लिखोगे आप, सीता, क्योंकि सब्जेक्ट है तो मैं लिख दूंगा सीता, और सीता उसके बाद
हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन, जो कि सबके साथ लगती है, इसमें तो कोई झंझट हो ही नहीं सकता। सीता विल हैव बीन, मेन वर्ब रहने का काम हो रहा है, तो रहने की होती है लिव, लेकिन लगा देंगे आईएनजी तो बन जाएगी लिविंग। राम विल हैव, सीता विल हैव बीन लिविंग, लेकिन कहाँ से, लिविंग कहाँ, कानपुर, तो लिविंग कानपुर। अब उसके बाद सेंस लगाएं या फॉर लगाएं, 1980 मेरा एक बार आया, दोबारा क्या आया 1980 नहीं आया, तो इसीलिए हो गया मेरा पक्की टाइमिंग सेंस 1980 बन गया। कि सीता विल हैव बीन लिविंग कानपुर इन, यहाँ पर इन भी लगेगा, इन में है ना, तो इन सेंस लिविंग इन कानपुर यहाँ पर लगेगा, लिविंग इन कानपुर सेंस 1980। सीता 1980 से कानपुर में रह रही है, समझ गए ना। ये होता है भैया तुम्हारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखेंगे निगेटिव सेंटेंस, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, है ना, ले लीजिए ताकि आपके नोट्स भी बन जाएं, जल्दी से ले लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं अपने निगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं अपने निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस के मेरे रूल क्या हो जाएंगे, सबसे पहले तो तुम्हारा सब्जेक्ट ही आएगा, ये चीज़ तो आप श्योर है, सीख ही चुके होंगे इतने वीडियो लेक्चर में। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, विल हैव बीन, यही तो होती ना, लेकिन नॉट लगेगा, तो नॉट कहाँ पर लगेगा, यही चीज़ आप लोगों को कंफर्म नहीं होगा ना, तो चलिए बताते हैं मैं कहाँ पर लगेगा। तो इसमें जो तुम्हारा भैया हैव होता है विल हैव बीन। अब यहाँ पर आपके मन में डाउट होगा, सर विल के बाद लगाएंगे कि हैव के बाद लगाएंगे कि बीन के बाद लगाएंगे, यानी यहाँ पर नॉट लगाएंगे कि यहाँ पर नॉट लगाएंगे, कहाँ पर नॉट लगाएंगे। तो देखो कहाँ पर नॉट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब मेरी विल आएगी और विल के बाद नॉट लगा देंगे बस, बाकी मेरा हैव बीन हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा। इतना सीख गए ना, हैव बीन हो जाएगा। और इसके बाद क्या आ जाएगा, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म विद किसके, आईएनजी के, फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर, और उसके बाद में आ जाएगा आपका टाइम। समझ में आ गया क्या, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, और लास्ट में सेंस या फॉर, उसके बाद टाइमिंग। चलिए एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। स्ट्रक्चर सबकी समझ में आ गया, स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस का समझ गए। अब इसको बनाएंगे, क्या है, सुधा मंगलवार से नहीं आ रही होगी, सुधा मंगलवार से नहीं आ रही होगी, इसको बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सुधा, मैंने यहाँ पर सुधा लिख दिया, सुधा हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल नॉट हैव बीन, तो क्या लगा देंगे हम लोग, विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन। उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कार्य क्या हो रहा है, आ रही होगी, और आने की क्या होती है, कम, लेकिन लगा देंगे आईएनजी तो बन जाएगा कमिंग। सुधा विल नॉट हैव बीन कमिंग, लेकिन कब से, मंगलवार से, और मंगलवार मेरा पक्की टाइमिंग है, तो पक्की टाइमिंग के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, सेंस। सेंस मंगलवार को क्या कहते हैं, ट्यूसडे, ट्यूसडे बन गया। सुधा विल नॉट हैव बीन कमिंग सेंस ट्यूसडे, बन गया ना। देखो अब उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब लास्ट जो बचा है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसका केवल मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूंगा, वो आप एग्जाम्पल खुद ब खुद सॉल्व कर लोगे, खुद ब खुद एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो इतना समझ में आ गया, रूल तो आप पिछली स्लाइड में नोट ही कर चुके हो। तो चलिए अब हम बात करेंगे अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इंटरोगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे वे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्न हम दो तरीके से पूछते हैं, यस या नो। मैं ऐसा रूल बताऊंगा कि दोनों आप बना सकते हो। सबसे पहले आपको लिखना है WH फैमिली, अगर है तब, अगर है तब, अदरवाइज आपको सीधे विल से शुरुआत करनी है, और विल के बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, अदरवाइज नॉट नहीं लगाएंगे, और नॉट के बाद क्या लगा देंगे हम लोग, हैव बीन, और हैव बीन के बाद क्या आ जाएगा भैया, तो आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, सॉरी हैव बीन के बाद आ जाएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
विद आईएनजी, और उसके बाद में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा आपका सेंस या फॉर, और सबसे लास्ट में आ जाता है तुम्हारा टाइम। उसके बाद क्या आ जाएगा, इंट्रोगेटिव है तो ये वाला चिन्ह बन गया, ठीक है ना, बन गया। अब इसमें कैसे वाक्य बन सकते हैं, क्या मोहन वहाँ जा चुका होगा, क्या मोहन कल से जा रहा होगा, क्या सीता 2 दिन से नाच रही होगी, तो ये मेरे जो बनेंगे ये बन जाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, आप खुद ब खुद एग्जाम्पल करना। अगर समझ में नहीं आएगा कोई एग्जाम्पल तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हो। क्लियर है। तो फाइनली आज से हमारे टेंस यहाँ पर जो है ख़त्म हो चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाना, ठीक है ना। और कल की क्लास आपको मिस नहीं करनी है, क्योंकि कल जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो पढ़ाऊँगा एक्टिव और पैसिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव पढ़ाऊँगा। तो इसका जो सबसे पहले बेस होता है, अगर वो नहीं समझ पाओगे तो आप एक्टिव पैसिव बना नहीं सकते हो, चाहे जितने बड़े धुरंधर हो इंग्लिश के, लेकिन अगर इसका बेस नहीं पता है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। क्लियर है ना। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो कर देना लाइक, साथ में कर देना शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।